आप सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो के साथ। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे और यह बेसिक हमारे पास जो क्लास 12 में पूरी सेकंड बुक है उसको लेकर हमारे पास यहाँ पर काम आने वाला है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के उसको बाइंड अप करके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि आखिरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। इससे भी पहले एक बात आ जाती है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन बहुत सारे एलिमेंट्स में एक एलिमेंट होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो आपको थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा कि कार्बन इज द मेन एलिमेंट जो कि पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको सभी कंपाउंड्स में एक एक करके देखने को मिलने वाला है। मतलब बिना कार्बन के कंपाउंड पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब अगर बात करते हैं तो फिर हमारे पास सेकेंड है क्लासिफिकेशन, फिर है रिप्रेजेंटेशन, फिर है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की बात कर रखी होगी बहुत अच्छे से। दो एटम्स के बीच में जो बनने वाली पहली बॉन्ड होती है वो सिग्मा होती है। उसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड बनती है वो पाई बॉन्ड बनती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के बीच में एक ही होती है। पाई बॉन्ड एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद। यही सब कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें यहाँ पर कवर करना है। फिर हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। जैसे आपने sp हाइब्रिडेशन पढ़ी होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री लीनियर पढ़ी होगी, sp2 ट्राइगोनल प्लिनर, sp3 टेट्राहेड्रल। हमारा इतनी ही हाइब्रिडाइजेशन से काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेनली कार्बन है तो कार्बन के इर्द गिर्द यहीं पर हमारे पास पूरी हाइब्रिडेशन यूज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे डी ऑर्बिटल नहीं होता तो हम sp3d, sp3d2 और sp3d3 की बात नहीं कर रहे होंगे जनरली। फिर बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फिर प्रायोरिटी टेबल और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। इसमें जो आज के दिन मैं आपके सामने जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। यह वो मेन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही होती है। एक एक करके हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रो और मैं बता देता हूं यहां पर आप लोगों को। ऑर्गेनिक का मतलब जो माना जाता था पहले बर्जीलियस साइंटिस्ट के द्वारा, वो माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं। लेकिन फिर थोड़े समय बीतने के बाद उन्हीं के स्टूडेंट जो कि वोलर थे, उन्होंने आर्टिफिशियली यूरिया को लैब में प्रिपेयर करके बता दिया कि हमारे पास आर्टिफिशियली भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी एक तरह से बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कहानी यहाँ पर चल रही है। बर्जीलियस साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, बोलर ने वहां पर उनको सबसे पहले बताया कि नहीं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास और भी साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने एक एक करके बताया। बर्थलोट थे, मिथेन कॉल्बे थे एसिटिक एसिड के बारे में। ये सारी चीजें हमारे पास एक एक करके आई। तो ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या माने जाते थे और क्या होते हैं और किसके द्वारा प्रिपेयर किए गए। तो एक क्वेश्चन जैसे सबसे पहला अगर बन जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो हम कहेंगे जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास यूरिया है। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो 60 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर्मूले की बात करता हूं तो NH2CONH2, यहां पर ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कभी आपसे पूछ ले कितने नाइट्रोजन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने कार्बन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है, या कौन कौन से एटम्स हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर अगर बात कर रहे थे तो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन निकल के आती है, ये कुछ बेसिक है, एकदम फंडामेंटल है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे लेके चलूंगा। लेकिन जैसे ही फंक्शन ग्रुप आएगा हम एक एक फंक्शन ग्रुप को अच्छे से समझेंगे। तो हमारे एक दो लेक्चर्स में ओवरऑल हम यही सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। तो अगर बात करेंगे तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ये डेफिनेशन कहती है कि जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करूंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच देयर आर हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसकी पूरी स्टडी को, ये जो हम पढ़ते हैं जहां पर, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओवरऑल यहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को लेकर है। यहां पर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स होते हैं उनको हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। जैसे अगर बात की जाए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, इन सबको हम लोग हेटेरो एटम्स कहते हैं। फिर अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स एंड आइडेंटिफिकेशन। तो जैसा कि हमारा आज का पूरा मेन टॉपिक ही यही है, तो इसको लेकर हम समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि आखिरकार फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो मैं यहां पर डिफाइन करूंगा फंक्शनल के बारे में, एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एटम। हम इसको एटम्स कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम कह सकते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, विच डिसाइड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करेंगे तो कुछ एग्जांपल में, अगर मैं यहां पर एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सच एज बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। वहीं पर फिर अगर मैं आगे बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो जो पूरी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। और ये तो पूरा एक तरह से चैप्टर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे बात की जाए हाइड्रोकार्बन, फिर बात की जाए हेलोल्केन हेलोरीन, फिर बात की जाए अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में बात की जाए अमीन्स। ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के ही सेंट्रिक हैं, केमिकल रिएक्शन के सेंट्रिक ही हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब एक एक करके हम समझते हैं एल्केन। तो अगर हम एल्केन की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है ना, एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहली बात हमारे पास यहां ये है, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलने वाली है बिटवीन एटम्स। सिंगल बॉन्ड्स बोले तो सिग्मा बॉन्ड, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल जाए तो हम बोल देंगे वहां पर आपके पास एल्केन है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एल्केन की अगर बात की जाए, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है हमारे पास CH4। और CH4 को जरा मैं यहां पर ऐसे दर्शाता हूं, तो कुछ इस तरीके से दर्शा सकता हूं, जहां पर कार्बन के साथ 4 हमारे पास सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होती है CH4 की, है ना। इसका नाम ही होता है मीथेन या फिर मार्च गैस। इसका नाम ही होता है मीथेन या फिर मार्श गैस। ठीक है, एक बात है यहां पर। और फिर इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, बॉन्ड एंगल पढ़ना है, कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, ये सारी बातें CH4 के इर्द गिर्द होने वाली हैं। अगर मैं यहां पर इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करता हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2। और यहाँ पे n हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक तरीके से हम लोग दर्शा देंगे, इंटीग्रल वैल्यू होने वाली है। जैसे अगर मैं कार्बन को यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर 2 × 1 + 2 4, तो CH4 बन जाएगा। तो ऐसे हमारे पास पूरी एक क्लास बन के तैयार हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर CH4 लिखूंगा, यहाँ पर C2H6 लिख दूंगा, फिर यहाँ पे C3H8 लिख दूंगा, फिर यहाँ पर C4H10 लिख दूंगा, तो यहाँ पर मीथेन है, यहाँ पर इथेन है, यहाँ पर प्रोपेन है, और यहाँ पर ब्यूटेन है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये एल्केन्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, फॉरेन ऑथर्स की किताब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एल्केन को एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर नहीं किया गया। उसका कारण ये है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह कार्बन है और हर जगह सिंगल बॉन्ड तो रहेगी। तो हम लोग इसको बैकबोन कह देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर ये चेन आपको एक तरीके से पार्ट एज अ बैकबोन मिलता है सभी जगह पे। जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, वहां पर ये एज अ बैकबोन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा। तो एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पर मिल गया होगा किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहला सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इसका जो हो गया हमारे पास, वो
मीथेन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन। तो एल्कीन हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन जो होता है वो होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो जहां पर आपके पास क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो हमें पता ही है, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स होती हैं, मतलब यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और पाई बॉन्ड तो आपको पता ही है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही हमारे पास क्या आ जाती है, पाई बॉन्ड आ जाती है। फिर अगर मैं यहां पर बात करता हूं नेक्स्ट, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, इसका हमारे पास यहां पर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसके एक सिंपलेस्ट एल्कीन की बात करता हूं तो यहां पर एक कार्बन का कभी भी हमारे पास कोई एल्कीन नहीं होता, मिनिमम 2 कार्बन एटम से हमारे पास एल्कीन की शुरुआत हो रही होती है। C2H4, अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं तो यहां पर C2H4 माने मैं यहां पर इथीन की बात कर रहा हूं, इथीन। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट एल्कीन है। इथीन हमारे पास क्या है, यहां पर सिंपलेस्ट एल्कीन है। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहां पर n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको पूरी क्लास मिलती जाएगी जहां पर हम लोग एल्कीन में पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे होंगे। अब जैसे थोड़ा सा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। मैं जिस पाई बॉन्ड की आपसे बात कर रहा था वो पाई बॉन्ड यहां पर ये प्रेजेंट है। पहली बॉन्ड सिग्मा और दूसरी बॉन्ड पाई। सबसे पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है, उसके बाद यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिएगा, दो एटम्स के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनती है, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब जाके आप लोग इसको एक तरह से एल्कीन कह रहे होंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा वो है एल्काइन। तो एल्काइन की बात करेंगे तो एल्काइन वाला केस हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो एल्काइन में फिर से वही बात है, ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक बात हो गई यहाँ पर। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगी, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड। अगर मैं इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो यहां पर इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और अगर मैं इसी से एक एग्जांपल लिखता हूं तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा C2H2। और ये सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन होती है जिसका नाम होता है इथाइन। और यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरीके से मिलके तैयार होगा। यहां पर पाई बॉन्ड से ये आ जाएगा। यहां पर जो सबसे पहली बॉन्ड है, वो सबसे पहली बॉन्ड क्या है, सिग्मा। यहां पर सबसे पहली बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और बाकी की बॉन्ड क्या है, पाई। क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसीलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसीलिए ये यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड वर्ड ही एक तरीके से जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी उस वजह से आया अनसैचुरेशन, है ना। अनसैचुरेशन वर्ड ही इस वजह से यहां पर आया हुआ है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको पूरी की पूरी क्लास एक एक करके देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो हमारे पास अरीन, तो यहाँ पर पूरी बेंजीन की क्लास आ जाती है ना। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को जनरली हम लोग यहाँ पर कह देते हैं अरीन बेंजीन, एक ही बात है। यहाँ पर आप बेंजीन बोलिए, एरीन बोलिए, यहाँ पर एक ही बात है ना। बेंजीन को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूँ, बेंजीन को मैं इस तरीके से भी दर्शा सकता हूँ, बेंजीन को मैं इस तरीके से भी दर्शा सकता हूँ ना। ये सब बेंजीन ही है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेंजीन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी केमिस्ट्री होती है बेंजीन से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस केमिस्ट्री। जब हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की तब हम वहां पर बात करेंगे कि किस तरीके से बेंजीन के अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है आपको इसमें देखने को मिलेंगी, वो बॉन्ड लेंथ इक्वल बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेंगी। अगर आप पहली नजर में ऊपर से देखोगे, पेरीफेरी से देखोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी बातें आप पढ़ रखे होते हो। लेकिन
बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन सब में इक्वल होती है। इस बात को हम रेजोनेंस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ फंक्शन की बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, धीमे धीमे आप इन्हीं पर काम करो ना। छोटे छोटे लेक्चर्स रखेंगे ताकि आप लोगों को याद रह जाए एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, क्योंकि इसमें जितना आप लोग अच्छे से काम करोगे उतना ही आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक्स जो आपके जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।